हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जॉन मिल्टन के लाइफ के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन पैदा हुए थे 1608 में एक प्रॉस्पेरस फैमिली में लंदन में पैदा हुए थे और इनकी फैमिली की जर्नी तब स्टार्ट हुई, इनकी अच्छी जर्नी तब स्टार्ट हुई जब ये क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं 1625 में। उसके बाद ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ये क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं, थियोलॉजी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं और ये जो है एकेडमिकली बहुत ही एक्सीलेंट थे, एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रांग थे और इनको जो है हमेशा ट्विटर के साथ लड़ाई होती थी और ट्विटर के साथ लड़ाई होती थी, कभी इसको रस्टिकेट किया जाता था, मगर फिर भी इन्होंने पढ़ाई हासिल की। और जॉन ऑब्रे जो हिस्टोरियन है, जॉन ऑब्रे ने इनके बारे में लिखा है और उससे हमें पता चलता है, पूरी डिटेल दी है जॉन मिल्टन के बारे में और बताते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्शन जो है बहुत अच्छा था, फेयर था, डेलिकेट फीचर्स थे इसके और अनशेकेबल डेडिकेशन टू लर्निंग, पढ़ता बहुत ज्यादा था जॉन मिल्टन। हु रोज एट 4 AM, सुबह 4 बजे उठता था, कैंडल लाइट जलाता था और पढ़ता रहता था रात को। और इसको बोलता था, जॉन ऑब्रे ने इसको लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोला है। द लेडी ऑफ क्राइस्ट मतलब जो क्राइस्ट कॉलेज था, जो क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज था, वहां पे ये एक ऐसा लड़का था जॉन मिल्टन जो बहुत खूबसूरत था, बहुत वाइट था और इसी बोलते थे लेडी ऑफ द क्राइस्ट, इसको बोलता था, लेडी बोलता था इसको क्योंकि वाइट बहुत था, बहुत खूबसूरत था, डेलिकेट फीचर्स थे। और कैम्ब्रिज में जो है ये बाद में वापस आया, उस कैम्ब्रिज से मिल्टन जो है वहां से चला गया हॉटन में। हॉटन जो है बकिंगहम शायर में एक जगह है हॉटन, वहां पे चला गया और बहुत ही अच्छी जगह है, रूरल जगह है और वहां पे चला गया 1632 टू 1638, मतलब 6 साल वहां पे हॉटन में रहा। और हॉटन में जब रहा वहाँ एक सॉलिट्यूड उसको मिला, अकेलापन मिला और वहाँ पे अपना पूरा टाइम इसने किसको दिया, क्लासिकल टेक्स्ट को दिया, मॉडर्न वर्क्स को दिया और उसके बाद ये मास्टर पीसेस वहाँ पे प्रोड्यूस किए, वहाँ पे लिखा, वहाँ पे इंस्पिरेशन मिली इनको नेचर से और एल एलिग्रो एल पेंसिरेसो इन्होंने लिखा। उसके बाद टॉमस लिखा, लिसिडास लिखा और हॉटन विद हिज क्रिएटिव फॉल वेयर ही हॉर्न और पोएटिक जो ब्यूटी है वहां से उसने हॉर्न की, हॉर्न मतलब रिफाइन की, मेहनत की, रिफाइन की, बहुत अच्छी बनाई। ठीक है, 6 ईयर्स वहां पे रहे हॉटन में, उसको बोलते हैं हॉटन ईयर्स ऑफ जॉन मिल्टन, 1632 टू 1638। उसके बाद बात होती है 1638 में मिल्टन सेट ऑफ अ ग्रैंड टूर जो उसने किया, फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड में चले गए, हाईलैंड्स को क्रॉस किया, अल्प्स में चला गया, उसके बाद पेरिस में चला गया, फ्लोरेंस में चला गया, रोम, जेनेवा, ये सब कंट्रीज घुमा इन एरियाज में और गैलीलियो से मिला, गैलीलियो जो बहुत एक साइंटिस्ट था, इससे मिला, स्कॉलर्स से मिला, बड़ा नॉलेज गेन किया और वहां पता चला कि भाई सिविल वार चल रही है कंट्री में, तो वहां पे वापस आ गया, बोलने लगा सिविल वार चल रही है, मैं अपनी कंट्री में चला जाऊंगा। और सिविल वार जो चल रही थी अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में, ये चल रही थी 1642 टू 1651, ये याद रखना है। ये रॉयलिस्ट के बीच में और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में था। रॉयलिस्ट में कौन आता है, किंग चार्ल्स वन जो आते थे, कैथोलिक्स आते थे, और पार्लियामेंटेरियंस में कौन आते थे, क्रॉमवेल वगैरह आते थे और वो प्यूरिटियंस आते थे और प्यूरिटियन राज चाहते थे वो। और मिल्टन ने साइड दी किसकी, पार्लियामेंटेरियंस की, ये खुद प्यूरिटन था और इसकी साइड दी और बोलने लगा किंग चार्ल्स वन जो है टायरनी करता है, ये तानाशाही करता है, इसको हटाना चाहिए। और इसने एक पैम्पलेट लिखा, किंग चार्ल्स वन को अटैक किया पैम्पलेट के साथ और इंक्लूडिंग टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट, किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट 1649, इस ये लिखा किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट 1649 में इनने लिखा। आर्ग्यू किया कि एक किंग जो है इसको बेट्रे करता है लोगों को और इसको ओवरथ्रो किया जाना चाहिए, किंग शुड बी ओवरथ्रोन। हिज प्रोज मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइस ऑफ प्यूरिटन, उसके प्रोज ने उसको एक पावरफुल वॉइस बनाया प्यूरिटन एज का, उस टाइम के एज का 17th सेंचुरी में। पर्सनल लाइफ जो है इसकी बहुत ट्रबल वाली रही, टेंशन रही पूरी जिंदगी में इसको। इसने शादियां, 3 शादियां की। 1642 में इसने मैरी पॉवेल के साथ शादी की जो कि 17 साल की थी, खुद जो है इसकी एज का डबल था जॉन मिल्टन, और रॉयलिस्ट फैमिली से थे। तो उसके बाद जो है इसने वो वापस चलेगी, 17 ईयर की थी वो वापस चलेगी, तो मिल्टन का दिल टूट गया, वो चला गया पार्लियामेंट में, वहां पे डाइवर्स के खिलाफ जो है पैम्पलेट लिखने लगा, वहां पे एक लॉ लाने लगा और वहां पे उसको पार्लियामेंटेरियन सारे लोग उसको मजाक उड़ाने लगे, बोलने लगे घर का मैटर इधर क्यों ला रहा है। बाद में वो मैरी पॉवेल वापस आ जाती है, वैसे उसके पास वो उसकी डेथ हो जाती है बाद में। तो उसके बाद जो है हिस्टोरिकल इवेंट जो इसके जिंदगी में हुआ वो गन पाउडर प्लॉट 1605 में।
ये कैथोलिक्स ने किया था, किनके खिलाफ, पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ, ये गन पाउडर प्लॉट, इसमें किंग मतलब उसको मारना था उनको, तो ये आकर हुआ वहां पे, और इससे जो है एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट्स जो है वहां पे जागे, एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट्स जाके, और वहां पे जो है लाइफ टाइम के लिए इसका इम्पैक्ट पड़ा इसकी लाइफ में। और सिविल वॉर जब चल रही थी, प्योरिटन पार्लियामेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ थिएटर इन 1642 और denouncing them as immoral. Milton supported this move, believing theatre distracted from virtue, though it ended the golden age of English drama. तो जब थिएटर क्लोज हुए 1642 में जब थिएटर क्लोज हुए, तो जॉन मिल्टन ने इसको सपोर्ट के बोला कि ये जो थिएटर्स हैं, जो ड्रामा स्टेज पे प्ले किए जाते हैं, ये मॉरल वर्च्यूज को करप्ट करते हैं, वर्च्यू को करप्ट करते हैं, और दीज थिएटर शुड बी क्लोज्ड। और मिल्टन ने भी इसको सपोर्ट किया क्योंकि ये प्योरिटन था। और 1656 में जो है मिल्टन ने दूसरी शादी की कैथरीन वुडकॉक के साथ, ठीक है, कैथरीन वुडकॉक के साथ शादी की, और उसने जो है बड़ा दुख दिया इसको, बहुत मतलब ट्रेजेडी हुई, और उसकी डेथ हुई 1658। 2 ही साल रही वो कैथरीन वुडकॉक, और 2 साल के बाद जो है वुडकॉक की डेथ हो गई 1658 में। चाइल्ड बर्थ की वजह से इसकी डेथ हुई, तो उसका लॉस जो है मिल्टन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, और उसने जो लिखा था, सोनेट लिखी थी इसके लिए, किसके लिए, कैथरीन वुडकॉक के लिए सोनेट लिखी, और वो लिखी, मेथॉट आई सॉ माय लेट स्पाउस सेंट। ये जो लिखा उसने कैथरीन वुडकॉक पे लिखा, in which he dreams of Catherine as a radiant spirit only. कैथरीन को जो है ड्रीम करता है बोल इसी पोएम में, only for her to vanish with the dawn, जैसे ही वो चलेगी उसके बारे में डेडिकेट करता है कैथरीन को। और the poem is aching, grief and beautiful, reveal Milton's depth and feeling of mastery and sonnet. और इसमें दिखता है कि मिल्टन का जो सोनेट फॉर्म है कितनी जबरदस्त मास्टरी थी इसकी, और ये इस पोएम में दिखता है। Methought I saw my late spouse again. लेटर लाइफ ब्लाइंड, बाद में ब्लाइंड हो गया, और पॉलिटिकल परसिक्यूशन इसने फेस किया रेस्टोरेशन के बाद। जब रेस्टोरेशन आया तो मिल्टन ने शादी की एलिजाबेथ मिंचल के साथ 1663 में। 1663 में इसने एलिजाबेथ मिंचल के साथ शादी की, मैरी पॉवेल के बाद एलिजाबेथ वुडकॉक, उसके बाद एलिजाबेथ मतलब वुडकॉक के बाद किसके साथ शादी की, एलिजाबेथ मिंचल के साथ 1663 में। और उसने बड़ा केयर किया उसको, 1600 डेथ तक वही रही एलिजाबेथ मिंचल 1674 तक। गैलिक रोमांसेस में लिखे इसने, वाइल मिल्टन एडमायर्ड ब्रिटेन्स लेजेंडरी पास्ट, हिज inspirations were mostly classical and biblical rather than Celtic tales. His grand epic drew on Virgil and Homer more than Gaelic mythology. Gaelic mythology लिखते थे, वर्जिल पे लिखते थे, होमर पे लिखते, मतलब इस पे बड़े वो इंस्पायर थे। Through Cambridge halls, Hortons, quiet fields, the perilous Alps, the fires of civil war, and the heartbreaks of love and loss, Milton's life was tapestry of scholarship, fires, conviction, personal sorrow, and relentless pursuit of poetic greatness. मतलब इन सब का जो कैम्ब्रिज में रहना, हॉटन में रहना, उसके लाइफ में असर पड़ना, हार्ट ब्रेक होना, बार बार सिविल वॉर होना, इसका इनकी जो स्कॉलरशिप है, इनके मेंटल पे बहुत असर पड़ा, पर्सनल लाइफ पे असर पड़ा, इसकी पोइट्री पे जो है इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और 1796 में विल्टन हेले जो है, मतलब विलियम हेले 1796 में जो है विलियम हेले ने पब्लिश किया द लाइफ ऑफ मिल्टन, और इसमें जो है फर्स्ट फुल लेंथ बायोग्राफी जो डेडिकेट की थी मिल्टन को, और उसमें बोला है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, किसने, विलियम हेले ने, जिसने 1796 में ये लिखा लाइफ ऑफ मिल्टन, इसको जो है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बोला। अब इसके वर्क जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। अर्ली स्टूडेंट ऑफ हॉटन जब था तब कौन कौन से वर्क लिखे। अब इन्होंने लिखा ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी, ये 1629 में लिखा। ये पब्लिश तो 1645 में किया, मगर लिखा कब था, 1629 में। ये ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी। एल एलिग्रो एल पेंसिल्सो ट्विन पोएम जो है ये लिखी है 1630 में, ये भी हॉटन ईयर्स में लिखी है। थॉमस द मास्क प्रेजेंटेड टू लुडलो कासल, ये भी लिखी गई है 1634 में। लुसिडा 1637 में लिखी गई है। उसके बाद इटालियन जो पोएम्स हैं इटली में जो ट्रैवल किया वो कौन सी है, शॉर्ट इटालियन सोनेट्स ओकेजनल लेटन पीसेस कंपोज ड्यूरिंग मिल्टन 1638-1639 में जो लिखी वो लिखी इटली में। उसके बाद जो है ये प्रिंट बाद में कि 1645-1673 में जो है
ये प्रिंट करवाए। प्रोज जो लिखे, ट्रैक्स जो लिखे उसने 1640 टू 1650 वो कौन से? ऑन रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन, द डॉक्ट्राइन ऑफ एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, एरियोपजिटिका लिखा, ट्रैक्टेरियन ये ट्रैक क्या है, कैट्रेक डन लिखा, आइकोनोक्लास्ट लिखा, और उसको मैच्योर पोएट्री बाद में इन्होंने मैच्योर पोएट्री लिखी 1690 टू 1650 टू 1674। बहुत सारी पोएम्स लिखी, 1650 में लिखी, 1645 में पब्लिश करवाई, बाद में मतलब 1673 में पब्लिश करवाई। पैराडाइज लॉस्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये मतलब इसकी एडिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कंपोज की 1658 में, 1648 से लेके 1664 में, और बाद में कंप्लीट 1665 में हुई, और फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ 1667 में हुआ 10 बुक में, रिवाइज एडिशन 1674 में हुआ। तो ये सब जो है 16 ये पब्लिकेशन ज्यादा याद रखनी है इसकी, कि फर्स्ट जो पब्लिश हुआ फर्स्ट एडिशन 1667 में, और लास्ट एडिशन जो इसका पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिश हुआ वो 1674 में। पैराडाइज रीगेन 1660 में लिखा गया, 1671 में पब्लिश हुआ, और सैमसन अगेंस्ट भी इसी में लिखा गया 1660 टू 1671। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकी जो पॉइंट्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।